हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का VTU 21 स्कीम मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 10A। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम वर्किंग प्रोसीजर समझते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं। तो हम पहले कंसीडर करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपका वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब a11 x1 प्लस a12 x2 ऐसे ही सो ऑन a1n xn इक्वल टू b1। ये पहला इक्वेशन है। ऐसा है हम जो है टोटल m इक्वेशंस कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्या हो जाएगा आपका a21 x1 a22 x2 और ऐसे ही सो ऑन a2n xn इक्वल टू b2। तो ऐसे ही जो है हम m के लिए कर देते हैं, m टर्म्स के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस सो ऑन ऐसे चलता रहेगा आपका amn xn इक्वल टू bm। तो देखिए ये जो है ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे चेक करते हैं कि आपका ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। तो देखिए जहां पे a जो है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो देखिए a के अंदर आपका क्या आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा a11 a12 और ऐसे ही सो ऑन a1n। इसी तरह से आपका सेकंड रो हो जाएगा a21 a22 और ऐसे ही चलता रहेगा a2n तक। इसी तरह mth रो के लिए ये हो जाएगा am1 am2 और ऐसे ही amn। तो आपका a जो है वो क्या हो जाएगा, एक m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स हो जाएगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सिमिलरली आपका x भी आपको दिख रहा होगा, आपका x क्या है, आपका अननोन्स है। तो यहाँ पे कितने अननोन्स है आपके पास, n अननोन्स है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 x2 और ऐसे ही सो ऑन आपका xn। तो ये आपका जो है ये आपका रो क्रॉस कॉलम। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ रो है यहाँ पे n और इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम है आपका यहाँ पे एक। तो ये हो गया n क्रॉस 1 का। तो आपका रिजल्टेंट जो आपका ये b जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका कितना का होगा, वो आपका होगा m क्रॉस 1 का, क्योंकि m इंटू n और ये n इंटू n। तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनता है इसका जो रो होता है और इसका जो कॉलम होता है उस ऑर्डर का होता है। यानी कहने का मतलब है कि b इक्वल टू जो है आपका ये b1 b2 और सो ऑन bm, ये आपका m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए ये जो है आपका ये हो गया, इसको सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ रहेगा। इसको फिर हम ax इक्वल टू b फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जहां पे a आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो ये m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली अननोन्स जो है आपका x1 x2 सो ऑन xn तक, उसके लिए हम एक x मैट्रिक्स ले लिए। और सिमिलरली आप b के लिए जो है b1 से लेके bm तक जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो m क्रॉस 1 का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। तो अब देखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं इक्वेशन को। तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा आपका वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो है ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसमें आपको एक और कॉलम ऐड करना है और वो कॉलम किसके लिए होगा, बी के लिए होगा। तो इसी में हम यहाँ पे इरेज करके लिखने जा रहे हैं इसको। तो ये जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पे आपका एक और कॉलम ऐड हो जाएगा b1 b2 सो ऑन ऐसे आपका bm तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखिए अब जो है आपको क्या करना है, अब यहां से अभी हम आपको पिछले वीडियोस में भी रैंक कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का वो हम आपको बता चुके हैं। तो यहां से हमको क्या करना है, आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप लोगों को रैंक फाइंड करना है। किसका रैंक फाइंड करना है,
मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड करना है। तो देखिए जब आप मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड कीजिएगा तो इसी मैट्रिक्स ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ही कंसीडर करते हुए चलना है। और आपको जो जब ए का रैंक फाइंड कर रहे हैं तो आपको इसको एक तरह से समझ लीजिए कि इसको आपको ढक देना है और सिर्फ इतना के लिए ही चेक करना है, क्योंकि ए जो है आपका मैट्रिक्स वो यहाँ तक ही है। तो रैंक फाइंड करने के लिए आपको यहाँ तक के एलिमेंट्स को कंसीडर करना होगा और इसमें से आपका जितना नॉन जीरो रो का काउंट होगा वही हो जाएगा मैट्रिक्स ए का जो है रैंक हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका रो ऑफ ए इक्वल टू है आपका रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो यानी आपका क्या है, आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। यानी अगर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपका कंसिस्टेंट है तो इसमें भी आपका दो केस होता है। अगर आपका कंसिस्टेंट है तो आपको पता है कि इसका जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपका, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट। तो देखिए यूनिक आपका कब होगा, यूनिक आपका तब होगा जब आपका ये दोनों तो इक्वल है। कहने का मतलब है कि रो ऑफ ए यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। तो ये अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इक्वल टू है n, जहां पे n आपका क्या था, नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ पे देखिए हम लिखे नंबर ऑफ अननोन्स आपका कितना है, n है टोटल, क्योंकि x1 से लेके सो ऑन xn तक है। तो इसका काउंट कितना हो जाएगा, n। यानी अगर आपका रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b इक्वल टू n है नंबर ऑफ अननोन्स, तो आपका जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कंसिस्टेंट तो होगा ही और यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा। यानी आपका जो है x1 से लेके सो ऑन xn का वैल्यू यूनिक आ रहा होगा। और यही अगर आपका रो ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये जो है आपका ये तो आपस में इक्वल होगा ही कंसिस्टेंट होने के लिए। और अगर ये आपका लेस देन n है यानी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, तो उस केस में आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट केस के लिए। अब कब बोलेंगे कि ये जो आपका लीनियर इक्वेशन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी जब आपका जो है ये रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो जाएगा। तो वैसे केस में हम कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपका वो इनकंसिस्टेंट है। और देखिए जब आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाए तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो देखिए ऐसे ही जो है हम जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसी तरह से हम दोनों का जो है, दोनों का कहने का मतलब रैंक ऑफ ए फाइंड करेंगे, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कंपेयर करके, इक्वल है तो कंसिस्टेंट होगा, नॉट इक्वल है तो इनकंसिस्टेंट। उसमें भी अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर कंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और फिर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है हम कोई भी आपका कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए दिया हुआ है तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा हम आपको पिछले वीडियोस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना बताए थे, तो वहां पे हम लोग एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे भी आपका वर्किंग प्रोसीजर सेम रहेगा, क्योंकि ओवरऑल हमको एट द लास्ट में जो है आपको क्या रैंक ही चाहिए। तो रैंक फाइंड करने के लिए आपके जो टेक्स्ट बुक में एक ही तरीका बताया गया, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे भी जो है मैट्रिक्स को, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अभी लिखने जा रहे हैं, उसको हम वही वर्किंग प्रोसीजर रहेगा जो रैंक फाइंड करने के लिए हम करते थे एक्लन फॉर्म के लिए कन्वर्ट करके, तो उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपका जो यहाँ से जो हम डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं बस इसका कोफिशिएंट कंसीडर करना है। यानी ये हो गया 5, 3, 7 और उसके बाद ये B1 क्या था 4, 3, 26, 2, 9, 7, 2, 10 और ये 5। तो देखिए अब जो है आपका जो वर्किंग प्रोसीजर था वो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम हम यहाँ पे वही अप्रोच लगाएंगे। कहने का मतलब है हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे हमेशा 1 ही बनाना था। आपको पता है कि हम बताए थे नॉन जीरो वैल्यू जो आपका पहला रो का पहला जो नॉन जीरो वैल्यू होता है उसको आपको 1 बनाना है। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा भी कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगा तो वो जो है आपका रैंक में काउंट हो ही रहा होगा। तो इसलिए आप इसको चाहे 1 बनाए या फिर ऑलरेडी ये 5 में है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जो रहता था आपका इसके नीचे का वैल्यूज को 0 करना, वो तो आपका रहेगा ही। फिर सेकेंड रो में भी पहला नॉन जीरो वैल्यू जो है आपको जो भी मिलेगा वो जो है आपको उसके नीचे का भी वैल्यूज को 0 करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिर आपका क्लियर हो जाएगा।
देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये तो नॉन जीरो वैल्यू मिल गया, पहला रो का पहला वैल्यू नॉन जीरो, कोई जरूरी नहीं है 1 होना चाहिए, वो 1 हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए करते थे ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो आप चाहें तो 1 कर भी सकते हैं, लेकिन आपका बस प्रॉब्लम 1-2 स्टेप ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप नहीं भी करेंगे तो कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको 0 बनाते हैं, तो देखिए R2 और इसको भी 0 बनाएंगे हम R1 की हेल्प से। तो देखिए R2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें -3R1 से, तो आपको पता है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यानी अगर हम ऐसा करें 5R2 -3R1, क्योंकि आपको पता है 5R2 5 इंटू 3 आपका 15 हो जाएगा, -3 इंटू 5 आपका 15, और 15 -15 0 मिल जाएगा। सिमिलरली R3, तो देखिए अब R3 में हम क्या करेंगे, R3 में जो है आपको R3 में सिमिलरली आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5R3 -7R1। तो देखिए यहाँ पे 5 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 7 आपका क्या हो जाएगा 35 -7 इंटू 5, फिर से 7 इंटू 5 35, तो ये भी आपको 0 मिल जाएगा और आपको ये दोनों वैल्यू 0 चाहिए भी, तो इसलिए हम ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं। तो देखिए ये जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाइएगा तो इसके बाद आपका मैट्रिक्स कैसा दिखेगा वो हम बनाने जा रहे हैं। तो ये आपका रो 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी 5 3 7 4, फिर देखिए ये जो है आपका, ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, 26 इंटू 5 -3 इंटू 3, तो 26 इंटू 5 आई थिंक आपका हो जाएगा 130, और 130 -3 इंटू 3 यानी 130 -9, यानी ये वैल्यू हो जाएगा आपका 121। उसके बाद फिर देखिए ये 5 इंटू 2 आपका हो जाएगा 10, -3 इंटू 7 आपका हो जाएगा 21, यानी 10 -21 आपका -11। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा, एग्जाम में जो है बहुत बच्चे सिली मिस्टेक भी करते हैं, इसलिए आप लोग ये सब कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपका 9 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा 45, -4 इंटू 3 12, यानी 45 -12 आपका क्या हो जाएगा 33। ये हो गया आपका रो 2 कंप्लीट हो गया। अब रो 3 पे चलते हैं, तो 5R3 -7R1 किए थे, तो पहला वाला तो आपको 0 ही मिलेगा, आपको पता है। फिर देखिए 5 इंटू 2 आपका हो जाएगा 5 इंटू 2 आपका हो जाएगा 10, और 10 और -10 माइनस और आपका 7 इंटू 3, तो 10 माइनस 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 -21 और ये -11, यानी आपको यहाँ पे -11 मिल रहा होगा। फिर फर्दर देखिए ये वाला जो है आपका, इस वाले एलिमेंट के लिए देखते हैं 10 इंटू 5 आपका 50 मिलेगा। यहाँ मन में हम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर मन में करेंगे तो गलती होने का चांसेस है, इसलिए हम लिख के करें 10 इंटू 5 आपका हो जाएगा 50, माइनस फिर आपका 7 इंटू 7 हो जाएगा आपका 49, और 50 माइनस 49 आपका हो जाएगा 1। फिर आपका ये वाला हो जाएगा 5 इंटू 5, यानी 5 इंटू 5 25, माइनस और फिर 7 इंटू 4 आपका हो जाएगा 28, तो ये देगा आपका -3। तो ये आपको कॉपी में लिखना नहीं है, ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए और डायरेक्ट आपको मैट्रिक्स में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए ये जो है आपका, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स ऐसा दिख रहा होगा। तो देखिए आपका जो है एक्लन फॉर्म का था, पहला रो का जो फर्स्ट एलिमेंट आपका नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, वहां पे हम 1 में कन्वर्ट करते थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 हो चाहे 5 हो, अगर दोनों नॉन जीरो वैल्यू है और फाइनली जब आप उसका रैंक फाइंड कीजिएगा तो उसमें आपका 1 भी काउंट होगा और 5 भी रखिएगा तो वो भी रो आपका काउंट ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे बनाए चाहे नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं। फिर अब सेकेंड रो पे आते हैं। देखिए सेकेंड रो का जो आपका पहला नॉन जीरो वैल्यू है वो आपका 121 यहाँ पे मिल गया। अब आपको इसके नीचे के वैल्यूज को जीरो बनाना है। तो देखिए जब आप इसके नीचे के वैल्यूज को जीरो बनाना है तो आपको R3 में क्या करना होगा, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। तो देखते हैं, तो देखिए R3 में अगर हम लोग 11R3 और प्लस R2 कर दें तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, आपका 11 इंटू 11 आपको पता है कितना हो जाता है 121, तो 11 इंटू और यहाँ पे -11 है तो -121 प्लस और R2 तो +121, यानी ये वाला वैल्यू आपको जीरो मिलेगा। और आपको पता है स्टैंडर्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपका सेकंड जो आपका नॉन जीरो रो था और उसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट, उसके नीचे के सारे वैल्यूज को जीरो बनाना था। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट वैसा है तो इसको जीरो बनाना है, तो उसके लिए आपको ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। तो देखिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स आपका कैसा दिखने लगेगा वो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे।
तो देखिए आपका फर्स्ट और सेकेंड रो में तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ R3 में लगाने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 7 4 0 121 -11 33। अब देखिए ये भी आपका 0 था। तो देखिए जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस वैल्यू के साथ इसके साथ भी जो है कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में वो नहीं रहेगा। इसीलिए हम R2 के साथ ही कर रहे हैं क्योंकि देखिए R2 का जो ये वाला वैल्यू है ऑलरेडी 0 है, तो 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई या ऐड करके कुछ भी आप कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका चेंज नहीं होने वाला है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब भी आप R3 पे परफॉर्म कर रहे हैं सेकंड स्टेप में, तो वो R2 के साथ ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि याद भी रख सकते हैं। तो देखिए अब आप R3 पे कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू तो 0 ही रहेगा। फिर देखिए ये वाला भी वैल्यू आपको पता है -11 इंटू 11 आपका क्या हो जाएगा 121 -121 और प्लस और R2 121 0 दे रहा होगा। फिर देखिए ये वाला 11 इंटू 1 प्लस R2, तो 11 इंटू 1 आपका 11 और R2 में क्या है -11, तो 11 -11 आपका हो जाएगा 0। फिर देखिए ये -3, तो -3 इंटू 11 आपका हो जाएगा -33 और प्लस और ये प्लस का 33 है, तो -33 प्लस 33 आपका क्या दे रहा होगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो अब देखिए ये हो गया आपका, ये तो आपका अब आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है आपका स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। कैसे आप कर सकते हैं, तो देखिए पहला रो का जो आपका पहला एलिमेंट था वो नॉन जीरो है, ठीक। उसके बाद देखिए उसके नीचे का सारा वैल्यूज आपने 0 कर दिया। फिर सेकेंड रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे का भी सारा वैल्यूज 0 है, और आपका जो 0 रो था वो आपके नॉन जीरो रो के नीचे है, यानी आपका ये जो है स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए ये आपका स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। तो यहां से हम रैंक फाइंड करेंगे। तो देखिए अब आपको रैंक फाइंड करना है, तो रैंक फाइंड करने के लिए आपको पता है कि रैंक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रैंक फाइंड करने के लिए हम ए का रैंक अगर फाइंड करना है तो इसको हम ढक देंगे ये वाले पार्ट को, क्योंकि ये आपको पता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का पार्ट है। तो देखिए जब आप इसको ढक दीजिएगा तो ये वाला जो है आपका ये वाला 2 आपको ऐसा रो मिलेगा जो कि आपका क्या है नॉन जीरो है। तो देखिए दो रो आपका जो है वो नॉन जीरो, इसको ढकने के बाद कर रहे हैं। तो देखिए जब 2 रो आपका नॉन जीरो है यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ये आ जाएगा आपका 2। सिमिलरली जब आप क्या करिएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कीजिएगा तो उसमें जो है आपको ये पूरा मैट्रिक्स कंसीडर करना है, यानी यहां से लेके यहां तक। तो इस केस में भी आपका क्या आ रहा होगा, रैंक 2 ही आ रहा होगा क्योंकि 2 नॉन जीरो रो है। तो देखिए ये हो गया आपका, ये आपका 2 नॉन जीरो रो आ गया। तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और आपका ये ए का इसका भी रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों 2 आ रहा है और दोनों क्या है इक्वल है, यानी ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या है कंसिस्टेंट है। तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है और आपका क्या होगा कि फिर हम 2 केस बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो n का वैल्यू 3 है। तो देखिए आपका 2 जो है आपका वो लेस देन 3 है, तो 2 लेस देन 3 है, तो आपका इस केस में क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपको जो है इसका सॉल्यूशन वन ऑफ द सॉल्यूशन मतलब हम कुछ k नाम का कांस्टेंट कंसीडर करके फिर फाइंड करेंगे, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं वो अब देखते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो है आपका रैंक ऑफ ए जो है आपका क्या आया 2 आया था। फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक आपका क्या हो गया 2 हो गया, और नंबर ऑफ अननोन्स क्या है आपका 3 है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2 जो है लेस देन 3 है, यानी जो है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट, क्योंकि आपका जो है रो ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इसलिए आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, तो 2 जो है आपका वो लेस देन 3 है, तो इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा इसका। तो देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो हम कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं सबसे पहले n माइनस आर मान लेते हैं। r जो है इस मैट्रिक्स का आपका रैंक था, तो n माइनस आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए n माइनस आर आपका क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए जब आपका n माइनस आर इक्वल टू 1 आ रहा हो तो 3 वेरिएबल है यहाँ पे आपका x, y और z। तो 3 वेरिएबल में से हम कोई भी एक वेरिएबल को हम आर्बिट्रेरी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपका लेट z इक्वल टू k,
यहाँ पे k क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू है। देखिए हम z इक्वल टू k कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर हम y और x का वैल्यू फाइंड करेंगे k के टर्म्स में। तो देखते हैं। तो देखिए आपका z इक्वल टू हम k कंसिडर किए हैं। तो उसके बाद देखिए आपको जो है सेकंड वाले यहाँ रो से आपको क्या मिलेगा, 121y माइनस 11z इक्वल टू 33। ये आपको पता चला होगा क्योंकि हम वीडियो के पहले आपको बताए थे कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे थे। तो देखिए अब आपने z इक्वल टू k कंसिडर किया, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 121y माइनस 11 इंटू k इक्वल टू 33। अब देखिए आपको y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू फाइंड करना है, तो बाकी सारे टर्म को आप RHS में भेज दीजिए। तो आपका y यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 11k प्लस 33 डिवाइडेड बाय 121। तो आप चाहें तो यहां से आप 11 कॉमन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है जब आप 11 कॉमन ले लीजिएगा तो ये देखिए जब आप यहां से 11 कॉमन लीजिएगा तो 11 से 11 टाइम्स आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/11 और आपका क्या बचेगा k प्लस 3, क्योंकि आपका ये 11 इंटू 3 33 हो रहा था, तो 11 कॉमन लिए तो ये आपका 3 बचेगा, तो 1/11 इंटू k प्लस 3। ये हो गया आपका y का वैल्यू, जहां पे आपका k कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, रो 1 के थ्रू ऐसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 4। तो यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है k के टर्म्स में। तो देखिए आपको y का वैल्यू पता है k के टर्म्स में और z इक्वल टू k कंसीडर किए ही है। तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा ये 5x प्लस उसके बाद फिर देखिए 3y, उसके बाद 3y है तो 3 इंटू और y का वैल्यू आपने फाइंड किया है 1/11 k प्लस 3 प्लस 7 और z का वैल्यू क्या है k इक्वल टू आपका क्या है 4। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए जो हम इधर इसका वैल्यू लिख ले रहे हैं, y इक्वल टू आपका आया था 1/11 इंटू k प्लस 3। अब आपको x का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए ये हो गया आपका 5x प्लस फिर आपका ये हो जाएगा 3k/11 और फिर प्लस 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा प्लस 7k इक्वल टू 4। तो यहां से आपका 5x इक्वल टू हो जाएगा 5x इक्वल टू ये आपका ये सारा टर्म आपको RHS में भेजना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 - 9 आपको क्या दे रहा होगा -5 और फिर देखिए -5 और ये दोनों टर्म्स में जब आप k कॉमन लीजिएगा और ये वाला पार्ट को आप RHS में भेज रहे हैं तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो RHS में जाके वो माइनस हो जाएगा। यानी दोनों टर्म्स में जब आप -k कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 3/11 प्लस 7। तो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो है आपको इसका एलसीएम आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा -5 - k और ये देखिए ये हो जाएगा 11 इंटू 7 आपका हो जाएगा 77 और 77 प्लस 3 आपका 80, यानी ये मिलेगा 80/11। तो ये आपका 5x का वैल्यू था। ये 5x इक्वल टू है -5 और -k और इंटू 80/11। तो देखिए यहां से जो है अब आप 80 से जो भी है आपका यहां से भी आपका 5 कॉमन लिया जा सकता है। तो जब आप इससे 5 कॉमन लीजिएगा तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 5x इक्वल टू आपका आ गया है -5 - k इंटू 80/11। तो देखिए अब आपको यहां से x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो देखिए यहाँ पे इस वाले टर्म में भी 5 है और एक्चुअली 80 को भी जो है 5 के टर्म्स में लिखा जा सकता है ताकि आपका 5 इजिली कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5x इक्वल टू हम लिख सकते हैं -5 - k और 80 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू आपका ये हो जाएगा 5 1 और 16 5 आपका होता है 80, तो ये 16 इंटू 5 और बाय 11। तो देखिए यहां से जो आप 5 अगर कॉमन ले लें तो आपका क्या आ जाएगा x इक्वल टू यहाँ ये वाला 5 और ये वाला 5 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां से आप कॉमन ले लीजिएगा तो 5 आपका कॉमन आ जाएगा। तो आपका x इक्वल टू फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1 और -k इंटू 16/11।
11। आप चाहें तो फर्दर माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 16k/11। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, ये हो गया आपका y का वैल्यू, और ये हो गया आपका z का वैल्यू। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, आप अगर ऐसे भी छोड़िएगा तो आपका जो है यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेगा। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।